I'm audible? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. So up to last class हमने escape velocity start कर दिया था, कुछ डिस्कस भी किया था, escape velocity का एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव कर लिया था. जरा मुझे कुछ याद दिलाओगे? यशिका, what is escape velocity exactly? Sir, it is the velocity with which an object can leave the orbit of the Earth. Yes, with which if it is projected then it can leave not the orbit of the Earth, the gravitational pull of the Earth. Orbit and gravitational pull are two different things. If it is projected with a velocity equal to its escape velocity, then it will escape the gravitational pull of the Earth. It will go to infinity. अच्छा, infinity पर क्या होगा? असीम, body will come at rest at infinity or will continue to move? What will happen at infinity? Sir, continue to move. Continue to move. Anvi, when we project a body with escape velocity, what happens at infinity? The body will stop at infinity or continue to move? So stop at It will infinity. stop at infinity. That's why we're taking the kinetic energy at infinity to be zero. And the body will stop at infinity. तो सर इसका मतलब जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर बाहर चली जाती हैं ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस और समथिंग, तो वो मतलब कि स्पेस में घूमती रहेंगे. हाँ, They'll float. Yes, they will float, but they won't return to the surface of Earth. Like Earth की लिमिट से बाहर चली गई, Earth के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चली गई. So they can't return to the surface of Earth. Neither they will orbit around the surface. निकल गई बाहर. I know. So when we project, स्टॉप कैसे हो जाएगी? जी, स्टॉप कैसे हो जाएगा? आप एनर्जी इतनी दे रहे हो कि इन्फिनिटी पर जाए और रुक जाए. मूव कराने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना. मैंने आपकी गाड़ी को फ्यूल ही इतना दिया है कि आप दिल्ली से आगरा जाए और गाड़ी रुक जाए. तो escape velocity के लिए कुछ तो एनर्जी देंगे. आपने एनर्जी दी, इन्फिनिटी पर जाएगी और रुक जाएगी. सर आपने लास्ट क्लास कब ली थी? फ्राइडे थी ना हमारी? फ्राइडे थी. Yes sir. फ्राइडे मतलब यूजुअल टाइम. आप थी शायद क्लास में. पर एक पॉइंट पर जब वो मतलब एस्केप कर लेगा अर्थ की ग्रेविटी को, तो तब वो मूव करना थोड़ी छोड़ेगा, वो तो तब भी मूव करता रहेगा. आपने इतनी एनर्जी नहीं दी ना उसे कि वो मूव करता जाए. लाइक आपको अर्थ की सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक भेजने के लिए बॉडी नीड एन एनर्जी ऑफ 10 जूल. आपने उसे 10 जूल की एनर्जी दे दी, तो यहाँ जाकर तो सारी एनर्जी यूज्ड अप हो गई ना बाहर निकालने में. अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कराने में भी तो कुछ एनर्जी यूज होगी. वो सारी एनर्जी यूज अप हो गई. यहाँ जाकर जीरो हो गई. अगर आपने 10 जूल से ज्यादा एनर्जी दी, लाइक उतनी एनर्जी जो इसे बाहर निकालने के लिए चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए इसे बाहर निकलने के लिए? हाफ mv². अगर इससे ज्यादा आपने एनर्जी दी तब बाहर निकल जाएगा, तब मूव करेगा इन्फिनिटी. बट अगर आप escape velocity के इक्वल दे रहे हैं तो मैं लिख तो रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी. असीम, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास इनटू वेलोसिटी. अगर मैं कह रहा हूँ बॉडी रुक गई तो वेलोसिटी कितनी? 0. मोमेंटम कितना होगा? 0. असीम, अब मुझे लगने लगा है कि तुमने बुक पढ़नी बिल्कुल छोड़ दिया. कोई बुक नहीं है जिसको आप यूज कर रहे हो, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है. नॉट इवन एनसीईआरटी और एसएल अरोड़ा, कुछ भी नहीं कर रहा है आप. जस्ट 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड. ओके, सो ये escape velocity है √/2gm. सर मुझे एक बात पूछनी है. दिव्यांश, सर जैसे हम कोई सैटेलाइट भेजते हैं किसी दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो सर अगर वो वहां पे जब रिवॉल्व करता है तो वो उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण रिवॉल्व करता है? यस, उस प्लैनेट की ग्रेविटेशन पुल. ठीक है सर. अच्छा, अब ये escape velocity क्या डिपेंड कर रहा था ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट? उन्हीं escape velocity किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द प्लैनेट और द मास ऑफ द बॉडी जिसे आपने प्रोजेक्ट किया. Sir, mass of planet.
ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, यही हमने क्लास शुरू। It is independent of mass. बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट है। अब अलग अलग प्लैनेट्स के लिए ऑब्वियसली मास अलग है, रेडियस अलग है प्लैनेट का, तो हर प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अलग है। लेट्स टेक द केस ऑफ अर्थ। If you wish to calculate escape velocity of Earth, then the escape velocity for Earth would be, okay, we can do one more thing. Like इसको आप acceleration due to gravity में convert कर सकते हैं। ये मुझे अनवी बताएगी। अनवी, this expression of escape velocity, can you convert it in terms of small g, acceleration due to gravity? Yes, Anvi, can you convert it in terms of acceleration due to gravity? Sir, 2 minutes. अरे बहुत इजी है, देख के पता चल जाता Sir, 2 mgh. है। नहीं, यस, टू जी एच नहीं आएगा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड विद आर ना। What is gm by r square? That small g. Yes, So you sir. can write this as 2gr. So this is the escape velocity in terms of acceleration. सर यहाँ पे जी सरफेस का होगा। Yes, g surface का होगा, उस planet के लिए होगा जिस planet की आप बात कर रहे हो। Like Earth के लिए अगर मैं लेता हूँ, so this is 2 into acceleration due to gravity on the surface of Earth into radius of Earth. So ये आ गया, it's 2 into 9.8 into 6.4 into 10 raised to the power 6. So that will comes out to be 6.4 into 10 raised to the plus 6. 11.2 into 10 raised to the power 3 meter per second. और इसी को आप किलोमीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फिर मैंने ये वैल्यू आपको भेजी थी अभी। हाँ, मैंने देख ली थी, लेकिन असीम मुझे ना नंबर्स आपको याद है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ आपको फॉर्मूला याद होते हैं, आपको रिलेशंस याद है, लेकिन उसके पीछे की फिजिक्स आपको नहीं पता। तो बहुत बेसिक फिजिक्स है, उसमें भी आप गलतियां करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। यस सर। ठीक है, ये सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मूला नाम याद करने का नाम नहीं है। अगर लिटरली मुझे फॉर्मूला ही कराने होते हैं ना, तो मैं जितना टाइम लेता हूँ इतने में तो मैं सिलेबस वाइंड अप कर चुका होता है ना। वो कॉन्सेप्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, अब जैसे जैसे मैं प्लैनेट चेंज करता चला जाऊंगा, escape velocity की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, अक्षत बताएगा। अक्षत, सो इफ आई एम प्रोजेक्टिंग अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ escape velocity of 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो इन्फिनिटी पर जाकर रेस्ट में आ जाएगा। बट इफ आई प्रोजेक्ट अ बॉडी with a velocity which is greater than escape velocity, if I project a body with a velocity greater than escape velocity, so अब क्या होना चाहिए अक्षत? अगर मैं एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ विद अ वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तो क्या होगा उस बॉडी के साथ? वो इन्फिनिटी पे जाकर रेस्ट में आ जाएगी या मोशन में रहेगी? तो मोशन पे रहेगी। मोशन में रहेगी ना। आई एम सॉरी अक्षत, हाँ बताइए प्लीज, क्या होगा बॉडी के साथ? रुकेगी इन्फिनिटी पर तो जाकर? मोशन पे रहेगी। मोशन में रहेगी ना। और अगर एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूंगा अक्षत, तो क्या होगा? सर रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट में आएगी ना। वेलोसिटी ग्रेटर देन,
then body will continue to move with velocity v. अब वो v prime velocity निकालने को कितना आसान काम. यहाँ मैं एक v ले रहा हूँ which is velocity of projection. Velocity projection. ve है escape velocity. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और v prime is velocity at infinity है. तो अब मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ यार क्या वेलोसिटी होगी. इतनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, बाहर निकलने में जो देखो इतनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया -12 mv², इसको बाहर निकालने में यूज हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी ये वो वेलोसिटी होगी जिससे ये इंफिनिटी पे मूव करेगा. सो दिस v prime is √/v² minus v². तो ये वो वेलोसिटी है जिससे ये इंफिनिटी पे मूव करेगा, जिसे आप v prime कहते हैं. इट्स √/v² minus v². इसके बाद इस केस में तीनों मासेस अर्थ का मास है. नहीं बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी के तो काइनेटिक एनर्जी लो भाई. मैंने ऐसे किया, मैंने काइनेटिक एनर्जी बॉडी को जितनी दी दैट्स ½ mv². एस्केप कराने में जो एनर्जी यूज हो गई दैट्स ½ mv². जो एनर्जी बची उससे जी ठीक. अगर v और v इक्वल है तो v प्राइम 0 है. सो ये बेसिक कैलकुलेशंस एस्केप वेलोसिटी के लिए जितनी आपको पता होनी चाहिए. अब इसमें कई चीजें और आती हैं, जैसे इसको कहता है कि ओके डेंसिटी की टर्म्स में बताओ. यू कैन आल्सो कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी की टर्म्स में. सो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था 2gm/r². देखो जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, देन आई एक्सपेक्ट कि सब कुछ मुझे बताना होगा, बट अब हो गया ना स्टार्ट. अब आप मुझे बता सकते हो. मुझे बताओ जरा सा, नम्रा ने आज कुछ नहीं बताया अभी तक. नम्रा, इसको आप डेंसिटी की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? इस एक्सप्रेशन को आप डेंसिटी की टर्म्स में कैसे लिखोगे? नम्रा, ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. तो डेंसिटी की टर्म्स में आप इसे कैसे लेके जाओगे? दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द बॉडी. मुझे डेंसिटी इंट्रोड्यूस करना है प्लैनेट. अच्छा, नम्रा नहीं बताएगी तो ये मुझे अक्षत बता देगा. अक्षत आज परफॉर्म में आ रहा है. अक्षत बताओ इसको डेंसिटी की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करो? चलो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उमर. अब ये दिन आ गए मुझे बता रहा है ना. हाँ सीम सही कह रहा है. अक्षत डेंसिटी, मास हटा कर डेंसिटी लगाना है. अक्षत तुम हो क्लास में? मतलब मैं इसे चिल्ला रहा हूँ. अक्षत क्लास में है नहीं है? तो अक्षत टहलता घूमता घूमता है. तो ये मुझे दिव्यांशु बता देगा. फिर दिव्यांशु यार इसमें डेंसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करूँ? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो इसमें 4/3 πr³ लगा देंगे तो 3 ऊपर चले जाएगा. मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. यस सर. 4/3 escape velocity g. अब ये 2 और 4 8 हो जाएगा. 8g r/3. जैसे आप escape velocity
डेंसिटी की टर्म्स में। तो ये इस तरह से घुमा सकता है कि प्लैनेट था, डेंसिटी डबल हो गई, डेंसिटी कम हो गई। ब्लैक होल सुना है आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। है तो बड़ी वेग सी कैलकुलेशन, लेकिन ये बड़े मजे की कैलकुलेशन है कि आप रेडियस ऑफ ब्लैक होल निकाल सकते हैं। कई तरह के ब्लैक होल्स होते हैं। शॉर्ट चाइल्ड रेडियस होता है ब्लैक होल का, तो वो रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हैं यूजिंग एस्केप वेलोसिटी। क्या जानते हो ब्लैक होल के बारे में? वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, इवन लाइट कैन नॉट स्केप। इवन लाइट कांट स्केप। तो इस चीज को अगर मैं ऐसे फ्रेम करूं, मैं कहूँ यार ब्लैक होल जो होता है ना, उसकी जो escape velocity होती है that is greater than the speed of light। समझ आ रहा है इस कहने का क्या मतलब है? यस सर। सर मतलब 3 × 10⁸ से भी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि यार कल मैं टेस्ट ले रहा हूँ 12th का एग्जाम, मतलब 12th के सिलेबस का, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि सबका 0 आएगा। पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब मैं तो आपको इनडायरेक्टली कह रहा हूँ यार देखो कल तुम्हारा जो भी टेस्ट होगा उसमें तुम स्कोर ही नहीं कर सकते। सर एमसीक्यू में आ जाएंगे। कुछ नहीं आएगा तुम्हारा बनाऊंगा नहीं आके देखो। तो उनसे कह सकता हूँ कि कल 12th के एग्जाम का टेस्ट, 12th के सिलेबस का टेस्ट है, आप कुछ नहीं लेकर आ सकते। आप जो स्टेटमेंट कह रहे हो ना कि ब्लैक होल से इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, उसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ब्लैक होल एक ऐसा सिस्टम है जिसकी एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ। बात सेम है ना? मतलब मैं कह रहा हूँ बॉडी निकल ही नहीं सकती बाहर, क्योंकि आपको पता है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। अब एस्केप वेलोसिटी को हम लिखते कैसे हैं? इट्स रूट ओवर जी मास बाय आर इज ग्रेटर देन, ऐसे ही होगा मास ऑफ ब्लैक होल। तो यहाँ से मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँ तो जी एम बाय आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। इसको यहाँ ले जाओ, इट्स जी एम बाय सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। फिर आज सर वो आर होगा ना? तो आप कह सकते हो कि ब्लैक होल का जो रेडियस होगा ना दैट शुड बी लेस देन जी एम बाय सी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ ब्लैक। तो तुम सोच सकते हो जी कितना होता है? इट्स 10⁻⁻11 के ऑर्डर का है। ये नीचे आ जाएगा 10⁻16। मास कितना ह्यूज होना चाहिए कि ये रेडियस कुछ मीटर में आए, कुछ किलोमीटर में आए। द मास ऑफ ब्लैक होल इज ह्यूज, बहुत बहुत डेंस स्ट्रक्चर है। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एस्केप वेलोसिटी भी ग्रेटर देन सी, आप वहां से रेडियस ऑफ ब्लैक होल भी निकाल सकते। सो ये छोटे छोटे से ना कंसेप्चुअल डिस्कशंस थे रिगार्डिंग एस्केप वेलोसिटी। इतना लिख लो इसे, ये लिख लेना प्लीज। हाँ फिर कुछ एक सैटेलाइट और पढ़ लेते हैं। आफ्टर सैटेलाइट विल डू समथिंग वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। सब में मदरबोर्ड ही गया हुआ है। सर यूनिट जो है स्केप वेलोसिटी है किलोमीटर पर सेकंड। देखो यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, बट अब देखो ना मीटर पर सेकंड में बड़ा नंबर आ रहा है 11.2 × 10⁻, तो उसे यूजुअली हम किलोमीटर पर सेकंड में लिख देते हैं। तो इसका मतलब है रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम इतनी स्पीड से किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर पाएंगे या ऊपर तो वो एस्केप कर जाएगी अर्थ। एस्केप कर जाएगा। सालिक बस यार आज तो सॉलिड स्टार्ट होना मुश्किल है, क्योंकि आज सैटेलाइट और ये एस्केप वेलोसिटी कंप्लीट हो पाएगा। डेफिनेटली वेडनेसडे से आई विल स्टार्ट सॉलिड्स। इतना लिख लिया। अक्षत आ गया वापस? यस सर।
कहाँ चले जाते हैं आप बीच बीच में? ठीक है, करा दो, उनको बोलो कि पेटीएम कर दूंगा ना, ठीक है, चेक करवा के लाना, और पूछना वारंटी कितनी। सर वेलोसिटी v dash at infinity है ना? ठीक है, हाँ। असीम एक लेक्चर का, और हार्डली बहुत खिंचा तो 2 लेक्चर्स, मतलब वो टॉपिक्स है जिनकी स्लाइड्स होती है मेरे पास, तो जल्दी कर लेते हैं। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिए। सर ये आपने इन्फिनिटी लिखा है? जी इंफिनिटी कैंसिल ही लिखता हूँ सर। Is it clear यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, सर ये एस्केप वेलोसिटी है ना जो, तो इसमें आर स्क्वायर कैसे आया डिनोमिनेटर में? हमने ऊपर तो आर लिखा था। sorry. So it would be r square. Thank you. Got it. तो नोट किया आपने? सर 1 सेकंड ऊपर। डन सर। थोड़ा सा ऊपर कर दे। हो गया। C is speed of light. C is speed of light. Speed of 3 into 10 raised power सर 8. ये वी जो लिखा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, Yes, escape. तो Escape सर ये velocity. सी से कैसे ज्यादा है? Escape velocity for black hole. ये तो समझा रहा हूँ आपको कि ब्लैक होल से कोई भी ऑब्जेक्ट स्केप नहीं कर सकती, बाहर नहीं आ सकती। तो उस चीज को मैं डायरेक्टली ऐसे कह रहा हूँ कि ब्लैक होल के लिए स्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है। दोनों स्टेटमेंट्स एक ही है ना, ओके सर। ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता है। जी सर।
ये ऐसे कहूँ कि बाहर लाने के लिए स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, जो किसी की नहीं होती. So nothing will escape back. एक माइकलसन और मोरले थे, दो लोग थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. तो वहां से उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की थी. कुछ मिरर्स यूज किए थे, एक मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर तक आ रही. सर लेकिन ये एक्यूरेट थोड़ी है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वो स्लैंटिंग जाती है ना. स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 लाख तो मैं गलत लिखता हूँ, ये तो गलत लिखते हैं. 2.9876 अप टू 7 और 8 डेसिमल प्लेस तक माइकलसन मोरले ने एग्जैक्ट मेजर किया. कोई इशू नहीं. हो गया इतना. चलिए, that was about escape velocity. Now let's satellite. अरे नहीं भाई, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल नहीं है. लोगों ने कैलकुलेट करी, अप टू 7 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करी, माइकलसन मोरले ने करी. बिल्कुल पॉसिबल है, कैलकुलेट होती है. अब तो लोग और एक्यूरेटली मेजर करते हैं. किसने क्या दिया इम्पॉसिबल? माइकलसन मोरले ने 18 सेंचुरी में शायद कभी मेजर करके बताई थी स्पीड ऑफ लाइट से होगी. अब तो और एक्यूरेटली मेजर होती है. सैटेलाइट. तो देखो, सैटेलाइट फिजिक्स में जब हम सैटेलाइट कहते हैं तो सैटेलाइट का क्या है? सैटेलाइट मींस आपके पास एक हैवी बॉडी, उसके अराउंड एक दूसरी मासिव बॉडी रिवॉल्व कर रही है. सो मासिव बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड एनदर. नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल है. सो एक मासिव बॉडी है, पर पॉसिबल है लाइट की स्पीड मेजर करना. माइकलसन देखना कभी ना कभी, अभी मेरी क्लास के बाद यूट्यूब खोलना, माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट देखना, इसमें आपको दिख जाएगा. अब वो टॉपिक नहीं है ना, इसलिए मैं लाइट अभी डिस्कस नहीं कर रहा. 12th के सिलेबस में लाइट जब वहां हम करते हैं तो फिर माइकलसन एंड मोरले डिस्कस करता हूँ. एनीवेज, सो व्हाट इज सैटेलाइट? एक हैवी बॉडी, हैवी मास है. लेट्स से वो प्लैनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ हैवी प्लैनेट, एक अर्थ मान लो. उसके अराउंड एक और मासिव बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है. ये प्लैनेट हो सकता है, कोई एस्टेरॉइड हो सकता है, कोई मीटरॉइड हो सकता है, कुछ है जिसके अराउंड एक और मासिव बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है. इस मासिव बॉडी को आप क्या कहोगे? सैटेलाइट. अभी जो सैटेलाइट है ना, ये इसको रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निकले. सो इट रिवॉल्व ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट. तो ये जो प्लैनेट है ना, उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये रिवॉल्व करते हैं. एंड इट कैन बी आर्टिफिशियल और इट कैन बी नेचुरल. लाइक नेचुरल सैटेलाइट को आप मून कहते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती है और ये नेचुरल भी हो सकती है. नेचुरल सैटेलाइट इज व्हाट वी कॉल मून. सबके लिए सिस्टम सेम है कि इसको रिवॉल्व करेगी
रिवॉल्व करने के लिए इसे फोर्स चाहिए, इसे एनर्जी चाहिए, वो फोर्स इसे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ आपसे ना छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करवाता है, आपसे कहता है अच्छा सैटेलाइट रिवॉल्व, बहुत मतलब पूरा ग्रेविटेशन में जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है दैट इज सैटेलाइट, और जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी सैटेलाइट। पूरा जो आपने आज तक पढ़ा है ना वो सब सैटेलाइट के साथ यूज कर लेगा। तो इस सैटेलाइट में देखो क्या क्या कैलकुलेट करवाया, कहेगा ओके सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विद सम वेलोसिटी ना, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। फिर कहता है अच्छा एक काम करो, इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने में कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ जरा। फिर कहेगा अच्छा कितनी हाइट पर रिवॉल्व कर रही है वो कैलकुलेट करके बताओ, सैटेलाइट में टोटल एनर्जी क्या होगी वो कैलकुलेट करो, ये छोटी छोटी टर्म्स कैलकुलेट करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये आपके लिए नई कैलकुलेशंस नहीं है, आप इसी कैलकुलेशन सर्कुलर मोशन में बहुत बार कर सकते हैं। तो जैसे कैसे किससे स्टार्ट करें, अच्छा लगता है ना जब आप में से कोई बताता है। चलो यशिका से स्टार्ट करते हैं। यशिका, आई नीड ऑर्बिटल वेलोसिटी, या वेलोसिटी विद व्हिच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वेलोसिटी विद व्हिच सैटेलाइट revolve around earth, revolve not around just earth, around any planet। और हमें जो जो डेटा गिवन है मैं वो डेटा भी आपको बता दूं। सो ये तो रेडियस है, और ये वो हाइट है जिस हाइट पर आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। और ये जो पूरा सेपरेशन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ और द सेंटर ऑफ प्लैनेट टू दिस वन, सेंटर से लेकर वहां तक, इसे स्मॉल आर कहते हैं, which is obviously r plus h। स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट। मुझे v कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m, कैपिटल M एंड r। तो इसी का इसको साथ साथ करते हैं। मुझे बताओ बच्चे, इसको रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, वो क्या होगी? Gravitation of the planet. राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले बता दो होगी कितनी, तो आपने बिल्कुल सही बताया दैट ग्रेविटी विल प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, बट एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स होगी कितनी? G capital M small m upon R plus H square. mv स्क्वायर बाय, राइट, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। अब आप तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ठीक बता रहे। So gravitational force on planet, on satellite. So ये आपने बताया था G capital M small m by R square. This is true. और जैसे यशिका ने कहा this gravity will provide centripetal force, तो आप कह सकते हो gravitational force will provide centripetal। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो आप लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv नॉट स्क्वायर में, which is equal to gravitational force, that is gmm by r square। देखो कितनी easy calculation, small m will cancel this small m, r will cancel this r, and you will get that your v naught is its root over its gm by r। This r you can write this as r plus h, it's gm by r plus h। This is orbital velocity, yeah? gm by r plus h। Now if a satellite is revolving very close to earth, if satellite is revolving very close to earth, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत बहुत क्लोज जा रही है, दैट मींस हाइट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो यू कैन राइट दैट योर r plus h is almost equal to r। then you can calculate this value, the value of orbital velocity, it's gm by r। but this is valid only if satellite is revolving very close to earth, valid only if satellite is revolving close to it। So अगर अर्थ के बहुत बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, then only you can use this expression root over g, otherwise वैलिड नहीं। ओके डू इट, इतना लिखिए, फिर हम और टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, लाइक हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, हाइट कैलकुलेट करेंगे, इतना लिखिए।
अब मुझे डाउट्स बताइए, जहां जहां डाउट्स आ रहे हैं। वहाँ लेट हैं आज आप? Yes, sir. जिस पाथ पे सैटेलाइट रिवॉल्व करती है उसे सर्कुलर होना जरूरी होता है क्या? नहीं, ये एक्चुअल में एलिप्टिकल होता है। जहां भी ना 1/r² टाइप फोर्सेस एक्ट करती हैं वहां पाथ एलिप्टिकल होता है, तो यहाँ पे एलिप्स होगा। लेकिन इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी इतनी कम होती है कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ये आपका सर्कुलर पाथ है, बट एक्चुअल में ये एलिप्स है। 1/r² फोर्सेस के लिए पाथ हमेशा एलिप्स है। जी। सर थोड़ा सा रह गया। राइट असीम, रेडियस अलग होगा, बट फिलहाल मैं जो ले रहा हूँ ना, आई एम टेकिंग एन एवरेज रेडियस। ओवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो इसे बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगी, बट वी आर सॉल्विंग फॉर एन ऑब्जर्वर जिसे ये रोटेट करता हुआ दिखता है, मींस फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। उस केस में हम निगलेक्ट कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो दिखती उस ऑब्जर्वर को ना जो रोटेटिंग फ्रेम में होगा, जो सैटेलाइट में होगा उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल है, बट जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसको तो थोड़ी ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करे। हम्म। तो हम तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए देख रहे हैं, जिसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने दे दी। आप इसी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में देखोगे तो थोड़ा ना कहेगा कि मैं घूम रहा हूँ, तो कहेगा मैं रेस्ट में हूँ। तब आप कहोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करोगे, कहोगे कि यार ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करनी चाहिए वरना ये बाहर निकल जाएगा। देन अगेन यू गेट द सेम इक्वेशन। अप्रोच अलग हो जाएगी। जी।
तो नोट किया आप सबने? अक्षत, दिव्यांशु, उड़ता रहता है। यस सर। अब अक्षत ये सोचो, स्पीड तो वेलोसिटी तो मैंने कैलकुलेट कर दी, वो वेलोसिटी जिससे रिवॉल्व कर रहा है। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी से कंपेयर करूं, सो इट शुड बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी और इट शुड बी लेस देन एस्केप वेलोसिटी? सर ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, इफ इट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी तो क्या ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में रहेगा या अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा? सर बाहर। लेकिन यहाँ तो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल काम कर रहा है, घुमाने के लिए तो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल ही रिस्पॉन्सिबल है। यस सर। तो क्या कहते हो आप, इट्स ग्रेटर देन और लेस देन? लेस देन less than orbital velocity is much less than escape. याद रखिए, this is revolving inside the gravitational pull of the earth. अगर आपने सैटेलाइट को इतनी तेज फेंक दिया कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया, तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कौन कराएगा? ये ग्रेविटी जो रिवॉल्व करा रही। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आई नीड टाइम पीरियड. Time period of satellite means time taken by satellite to complete one revolution around the earth. So for the time period of satellite आप ऐसे चल सकते हो कि आपको पता है v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम. एक पूरा सर्कल उसने कंप्लीट किया तो इसने लिया 2 pi r, जो टाइम लगा दैट्स t. तो आप t को लिख सकते हो, इट्स 2 pi r डिवाइडेड बाय v. Let me call this as equation, or this one as equation number 1. ये तो approximately है ना 2. We can, this is equation number 3. We can substitute 1 in 3. When we substitute 1 in 3, then your time period comes out to be, it's 2 pi r by v naught. What is v naught? V naught is root over gm by r plus h. R plus h. Sorry, root over gm by r plus h. और इसको आप small r लिख दो. Now this small r will come to numerator. Yes. सर मुझे ये पूछना था कि जितनी ज्यादा क्लोज होंगे प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से, वो इतने ज्यादा दूर होंगे, मतलब ऑर्बिट्स में जो मूव कर रहे हैं. तुम escape velocity कह रहे हो या orbital velocity? सर आप बोल रहे थे ना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है एस्केप वेलोसिटी से. सर मैं पूछा था जितने ज्यादा क्लोज होगी वेलोसिटी प्लैनेट की, तो वो उतनी ज्यादा दूर होगा मतलब अर्थ से. किसके क्लोज होगी? एस्केप वेलोसिटी. अरे भाई, अगर हाँ मतलब जितना ज्यादा escape velocity के पास तो होगी इसी उतना ऑर्डर दूर में होगा. हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. नहीं देखो यार, escape velocity के तो ऑर्डर का ही नहीं है. मतलब सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में. अर्थ उसके साथ ग्रेविटी लगाता है, उसको ग्रेविटी एक्सपीरियंस करता है. बाहरी escape velocity का मतलब है तुम किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हो जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट नहीं करता. सो डोंट कनेक्ट विद द escape velocity. ये ओके सर. सर मेरा escape मतलब ये था कि मतलब जितने ज्यादा क्लोज, क्योंकि अगर उसको पार ही कर लेंगे तो चला ही जाएगा बाहर. बट escape velocity को तुम डिस्टेंस से कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो? खुद सोचो, escape velocity डिपेंड्स अपॉन योर प्लैनेट है ना. यस तो सर. सिर्फ प्लैनेट के सरफेस और प्लैनेट के मास पर डिपेंड करेगी. उस पर थोड़ा डिपेंड कर रही है कि आपकी बॉडी कहाँ तक गई. भाई बॉडी तो एक ही जगह जाएगी, escape velocity से प्रोजेक्ट किया तो इंफिनिटी पर जाएगी. यस सर. तो वो एनालिसिस आपका गलत हो रहा है. आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन डू वन मोर थिंग. आप कर क्या सकते हो, टेक दिस 2 pi r inside the root. When I take this 2 pi r inside the root, it becomes 4 pi square r square r by g. So I can write this as t is root over 4 pi square r cube over g. Or small r is r plus h basically. Yeah, so you can write this as 4 pi square r plus h cube over g. ऐसे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. अब इसी में एक टर्म आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो मैं कभी नहीं पढ़ाता, मैं बस बता के छोड़ दूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये वो सैटेलाइट है जो अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगी. मीन्स इसका जो टाइम पीरियड होता है वो उतना ही होता है जितना अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर्स. जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है ऐसे ऐसे ये भी मूव करती है, तो अर्थ की रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में दिखेगी. टाइम पीरियड इज 24 आवर्स. आफ्टर टाइम पीरियड नेक्स्ट वो पूछता है आपसे, ओके वो हाइट कैलकुलेट करके दिखा दो यार जरा, जिस हाइट पर सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी. So this was equation number 3.
दिस इज इक्वेशन नंबर 4. 4 से आप हाइट निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4. So this is equation number 4. T is root over, it's 4 pi square r plus h cube. अक्षत कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. You need this h. So for this h you can take square on both the sides. अच्छा उमर देखो, see time period is just the time taken by the satellite to complete one revolution around the earth. एक यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा वहां आने में जो टाइम लगेगा दैट्स टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर एक पूरा रेवोल्यूशन दिया देन डिस्टेंस इज 2 pi r by t. सो दिस t will be 2 pi r by v naught. मुझे एग्जैक्टली बताओ उमर, कहाँ नहीं समझ नहीं, ये जो अभी आपने समझाया फर्स्ट और सेकंड. आ गया? जी. ओके जस्ट टेक स्क्वायर ऑन बोथ. सर ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एच निकालने के लिए, तो सर हम ये मान के चल रहे हैं ना कि इसमें हमें टाइम पीरियड दिया हुआ होगा. यस यस यस, वी आर कैलकुलेटिंग इन तो सर अगर हम इसकी जगह सीधा स्केप वेलोसिटी से करें, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से करें तो ज्यादा आसान नहीं होगा? अब ऑर्बिटल वेलोसिटी ना दे आपको, टाइम पीरियड दे दो. तो क्योंकि इसमें ठीक है. ऐसी कैलकुलेशन इतनी बेकार है. हाँ लेकिन ना कई बार ऐसा करता है कि वो आपको टाइम पीरियड दे देगा. लाइक वो आपसे कहेगा ओके लेट्स टेक अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसके लिए निकाल के दिखा दो हाइट कितनी है. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, टाइम पीरियड पता है तुम्हें कितना होता है 24 आवर्स. तो वहां से कैलकुलेट कर लोगे. यस सर. So you can take this r, write this r plus h as, take root on the right this way. So you can write your h as, h is gmt square over 4 pi square to the power 1 by 3 minus r is. इतनी हाइट के ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है. सर ऐसे तो कभी हाइट ही नहीं निकलेगी. आई जाएगी, अभी आपके पास प्रॉब्लम्स भी आएंगी इसके ऊपर, आप हाइट भी निकालें. चलिए इतना लिखिए, देन वी विल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. सो एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कर चुके हैं. तुम लोग डाउट्स नहीं पूछते यार आजकल. पहले तुम्हारे क्वेश्चंस होते थे अच्छे कि ऐसा होगा तो कैसा होगा और ऐसा हो गया तो क्या होगा. लगता था कि तुम लोग सोच रहे हो. मुझे लगता है पास में कहीं कॉफी का मग लगा हुआ होगा, पास में एक मोबाइल होगा जिस पे व्हाट्सएप चल रहा होगा या शायद कुछ और. और एक तरफ मैं बोलता जा रहा हूँ. ना दिव्यांशु मुझे यकीन रहता था, वो सामने बैठा रहता मेरे. और उससे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि दिव्यांशु ऑन ऑफ कर दे. भैया तुम्हारी वीडियोस देखो, हमारी रिकॉर्डिंग में भी नहीं आती है. फोकस मोड है, कोई नहीं देख सकता तुम्हें, तो वो प्राइवेसी वाला भी इशू नहीं है. मुझे लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए थी, लास्ट फ्राइडे क्लास वाली. की रिकॉर्डिंग तो ग्रुप पर अपडेट हो गई, उस पर अपडेट हो गई होगी. जो मेरा प्लेलिस्ट बनी हुई है. अच्छा ठीक. दिव्यांशु तुमने केवीपीवाई में अप्लाई किया था ना? यस सर. अच्छा अपडेट बढ़ गई है आगे तो अब नहीं पढ़ना है जब दोबारा एग्जाम. नहीं सर मैं नहीं, वो जो है ना, वो जो 9 से 10 वाला जो टाइम होता है ना सर वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक. मैं उस टाइम फोकस ही नहीं कर पाता बिल्कुल भी. तो उस टाइम मैं अपने स्कूल का काम करता हूँ, तो जो केवीपीवाई का है वो मैं बाद में कभी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ. क्योंकि उस टाइम मैंने शुरू में 3-4 क्लासेस ली थी, तो वो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे. अच्छा हमारे साथ भी प्रॉब्लम है ना कि तुम सब इतनी जगह एंगेज हो कि 4 to 8 तो क्लास रखी नहीं जा सकती. मतलब मैं और निष्कर्ष बैठे थे एक बार कि 4 to 8 किसी तरह से लगा लें, वो पॉसिबिलिटी नहीं निकल के दी कि ये 4 से 8 कहाँ सेट करें. मतलब टीचर को अगर फ्री कर भी दें तो आप में से कोई फ्री नहीं, तो वही एक चांस बच जाता है कि 8 बजे के बाद कुछ. और किसने अप्लाई किया था इस बैच में? यशिका आपने अप्लाई किया हुआ है? यस सर. मैंने भी. असीम ने भी किया हुआ है.
आपने भी यशिका बहुत कम क्लासेस करी थी, क्यों? सर मैंने स्टार्टिंग में अटेंड की थी, फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा मैं खुद एनसीईआरटी से धीरे धीरे पढ़ लूं। एनसीईआरटी आता नहीं है, केवीपीवाई का नोट्स। केवीपीवाई का पैटर्न बाकी एग्जाम से बहुत अलग होता है, तो एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब बुक नहीं होती है। जैसे चैप्टर है ना मुझे अगर समझ ग्रेविटेशन, भी नहीं आता मैं फिर भी करता हूँ क्लास, कुछ ना कुछ आ ही जाता है समझ। ओके असाइनमेंट चलिए एक काम करते हैं इसमें, अच्छा वही होगा, वो फेब में जाकर एग्जाम होगा कुछ। सर मेरे एग्जाम में कुछ ज्यादा ही सिलेबस आ रहा है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों? नहीं फर्स्ट टर्म, अभी तो मेरा फर्स्ट टर्म नहीं हुआ ना, 2 यूनिट टेस्ट हुए हैं और हाँ। मेरा फर्स्ट टर्म दिसंबर में होगा। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है ग्रेविटेशन? मेरा आ रहा है लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन से लेके ग्रेविटेशन तक पूरा आ रहा है। एक रोटेशन का प्रॉब्लम बता करिए ना। हाँ वो रोटेशनल मोशन है, वो मेरे को ठीक से समझ नहीं आया, सबसे ज्यादा उसी से आएगा। चैप्टर कौन सा दिसंबर है तुम्हारा? 13 से पेपर स्टार्ट है, पहला कौन सा ये नहीं बताया, खत्म कब होगा ये भी नहीं बताया। तो मैं तुम्हारा रोटेशन की मैं तो सोच रहा हूँ उसके बाद मैं सॉलिड्स करा के फिर आखिर में, और तो किसी का रोटेशन नहीं आ रहा ना सेकंड टर्म में? सर आके फिर चला मेरा गया। तो फर्स्ट टर्म में आ गया पहले ही। आ गया ना? मेरा लेकिन ऑनलाइन एग्जाम है। अच्छा तो आपका आ रहा है। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है कि टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं फिर मेरा सॉलिड्स भी आ रहा है, अभी मैंने चेक करा। सॉलिड्स तो मैं भी करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास सॉलिड्स ही करानी है तुम्हारा। दिव्यांशु मैं भी क्लासेस लगवाता हूँ, मैं भी निष्कर्ष सर से कह देता हूँ कि सर इसकी क्लासेस रोटेशन की लगवाता हूँ। सर रोटेशन में जो लास्ट वाला पार्ट है वो कट गया है ना, रोलिंग मतलब सीबीएसई के लिए मतलब नहीं आएगा ना। अब तो यह तुम्हारा फर्स्ट टर्म में आ चुका है ना, वो सेकंड टर्म में तो वैसे भी नहीं आ रहा, बट विल डू कंप्लीट रोटेशन, मतलब रोटेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा सेकंड टर्म का जल्दी से कंप्लीट कर लें फिर रोटेशन करें। सर पर जो डिलीटेड पार्ट होता है वो मेंस इन सब में तो आता है शायद, इसीलिए मैं मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता ना छोड़ने का, बस ये हो जाता है कि जो डिलीटेड पार्ट है उसको जल्दी से कंप्लीट करा कर आगे, जल्दी से मतलब उसकी डेरिवेशन पता है तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी तरह से केवीपीवाई क्रैक कर लो ना तो इतना सेफ साइड बैठे होगे तुम लोग। दिव्यांशु के साथ प्रॉब्लम आ रही थी टाइम की, यशिका को समझ में नहीं आ रहा था। यशिका क्या चल रहा था, शुरू कहाँ से हुआ था केवीपीवाई का सिलेबस? थर्मल से? सर हम स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह से स्टार्ट किया था। सॉलिड से स्टार्ट? सर केवीपीवाई में मैथ्स और फिजिक्स एक बार को ठीक है सर, केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही ऊपर से आती, कुछ समझ नहीं आता होता। सर क्वेश्चन पहले कराते हैं, कंसेप्ट बाद में बता रहे होते हैं, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में। अच्छा यार केवीपीवाई के लिए तो टाइम इतना कम था, हम लोगों ने यही सोचा था कि हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू सिखाएंगे आपको, उसका ये तरीका होता है पहले क्वेश्चन दो फिर उसको फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट मी प्लान इट, कुछ करते हैं दोबारा से। सर आजकल तो केवीपीवाई की क्लास में एक ही बच्चा आता है मेरे अलावा, अगर मैं जिस दिन ऋषिक जी सर ऋषिक कर जाएगा वो, कोई और भी आता है तो कोई बोलता ही नहीं, तो सर को लगता है बस कोई सबको समझ आ रहा है क्या पढ़ाते हैं। करता हूँ उसको, मतलब कुछ और प्लान करते हैं उसका, क्योंकि ऐसे ही तुम्हारे जैसे बच्चे क्रैक कर जाते हैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट, ज्यादातर बच्चे तो हिम्मत ही हार जाते हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे, मे बी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा कुछ कमी रहेगी तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है, और जेई में बहुत हेल्प करेगा वो आपके लिए, एडवांस में बहुत हेल्प करता है जो कुछ भी आप केवीपीवाई के लिए पढ़ते हैं। एनीवेज दैट्स हाइट, और सीधी सी चीज़ है, आपकी जो लेवल ऑफ एफर्ट्स आप लगाते हो ना उससे आपका थॉट प्रोसेस बहुत बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जो सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक रहते हैं, उसके आगे नहीं करना चाहते, तो उसका एडवांटेज तो मिलेगा। एनीवे सो इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो आपके अकॉर्डिंग कितने टाइप की एनर्जीज होंगी उसमें?
बढ़ूंगा नहीं आगे, तो बताओगे। सर किसमें? सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द अर्थ, तो उसमें कितने टाइप की एनर्जीज होंगी? सर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यस यस यस, दैट्स टू है ना, काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। VE होता है रूट ओवर GM/R, सो दैट्स हाफ m रूट ओवर GM/R का स्क्वायर। तो ये आ गया, इट्स GMM over 2R, दैट्स काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वेशन। V स्केप वेलोसिटी ना, जो हमने अभी करा था, स्केप वेलोसिटी क्या था? नहीं, स्केप वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही थे ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट ओवर GM/R। यस सर। अब अगर मैं आपसे Escape. कहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होगी? माइनस ऑफ GMM बाय स्मॉल, बट दिस वाज नॉट कैपिटल R। दैट्स माइनस ऑफ GMM बाय R। अच्छा, अब मुझे स्केप वेलोसिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बता सकते हो सैटेलाइट की? डबल है, हाफ है, क्यूब है, कुछ रिलेशन है एक दूसरे में? सर escape velocity रूट 2 टाइम्स ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल हो, हाफ हो, 4 टाइम्स, ऐसा कुछ दिख रहा है? हाफ। सर हाफ। कुछ 2 km ही ऐसे देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, देन यू विल गेट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो आप लिख सकते हो ना कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा भी है और नेगेटिव भी है। बहुत काम कर रिलेशन। और इंटरेस्टिंग ये है कि जितनी भी 1/r² टाइप रिलेशन था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। जी जी, ये एनसाइक्लोपीडिया है फॉर्मूले का, so सारे फॉर्मूले याद रहते हैं। ये नहीं पता होता कहाँ से आया और कहाँ लगा। हाँ, यहीं से आता है वो, देखो, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 1/r² टाइप फोर्सेस, जहां भी 1/r² टाइप फोर्स होगी फिजिक्स में, ये रिलेशन वैलिड होगा। बहुत स्ट्रेंज लगेगा तुम्हें कि जो तुम ग्रेविटेशन में सीख रहे हो ना आज, कुछ टाइम के बाद तुम पढ़ोगे उसे 12th में आते ही इलेक्ट्रोस्टैट में। एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, वहां तुम कैलकुलेट करोगे तो सेम वैलिड होगा। आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें केमिस्ट्री में बोर्स मॉडल कितनी डिटेल में पढ़ाया गया। बोर्स मॉडल में ये एक्सप्रेशन होता है सिलेबस में, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर था ना ये बोर्स मॉडल में? अगर ये डिराइव करा है ना उन्होंने, तो उसकी डेरिवेशन देखना, वहां तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दिखेगी और उसमें भी यही रिलेशन है। जहां भी 1/r² टाइप फोर्सेस है वहां ये इक्वेशन वैलिड। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे टोटल एनर्जी बता दो, उन्हीं बताओगे मुझे टोटल एनर्जी कैसे आएगी? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। उन्हीं कभी कभी इतना खामोश हो जाता है, मुझे लगता है क्या क्लास GMM/2R माइनस ऑफ GMM/R, ये आ गया माइनस ऑफ GMM/2R। दिस इज टोटल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखो, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं होगी निकालने अगर की टोटल जरूरत ही नहीं पूछे। है। दिस इज वायरल थ्योरम। वायरल, बड़ी काम की थ्योरम है मैकेनिक्स की, वायरल थ्योरम। हर जगह जहां पर 1/r² क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, हर जगह जहां 1/r² टाइप फोर्सेस हैं वहां वायरल थ्योरम वैलिड। वहां पर टोटल एनर्जी हमेशा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सर कौन से फोर्सेस होंगे? 1/r² टाइप फोर्सेस, वो फोर्सेस जो जिसमें 1/r² आता है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है इलिप्टिकल। ना, GMM/r², दे आर 1/r², बड़ी स्पेशल फोर्सेस होती है। एनीवे, सो इतना टोटल एनर्जी आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल बाइंडिंग एनर्जी, इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, मींस ये वो एनर्जी है जो बाइंड करके रखती है। यस, स्पेशल फोर्सेस आप बोल रहे हैं ना 1/r² में, क्या स्पेशल है? यही स्पेशल है कि इनकी वजह से ये काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जीज ये सब इस रिलेशन को फॉलो करते हैं।
और भी बहुत सारी चीजें स्पेशल है कि पाथ एक सा होगा, सब में इलिप्टिकल पाथ होगा। फिर कुछ स्पेशलिटी और होती है कि सब कंजर्वेटिव होती हैं, सब सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो सैटेलाइट को बाउंड कर रही है विद द प्लैनेट और न्यूक्लियस। अब एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ सैटेलाइट को बाहर निकालना है, सैटेलाइट तो कैसी है, बाउंडेड ऑर्बिट में है या अनबाउंडेड ऑर्बिट में? बाउंडेड। बाउंडेड। इट्स बाउंडेड। मैं आपसे कहता हूँ कि सैटेलाइट को बाहर निकाल दो, सो सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए आप कितनी एनर्जी दोगे, जितनी उसकी टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ दैट एनर्जी। उससे सो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए? एग्जैक्टली उसके तो फिर तो उसको निकल जाना चाहिए था पहले। क्यों? अगर पहले ही उतनी एनर्जी है उसके पास जिससे वो एस्केप कर सकता है ग्रेविटी को। अच्छा, कोई इसका आंसर दे सकता है क्या कह रहा है? अगर इसके पास इतनी एनर्जी है जो एस्केप कर सकता है तो बाहर निकल जाता, उतनी एनर्जी देनी है उसकी, नेगेटिव देनी है? हम्म। आपने तो नेगेटिव बोला था, लेकिन नेगेटिव कैसे देंगे? उसकी नेगेटिव मींस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस ऑफ बाइंडिंग मींस इट्स तो माइनस फिर ऑफ नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगी अगर दोनों को कैंसिल कर देंगे वो? एनर्जी के टर्म्स में। मान लो एक बॉडी, ये आएगा, पहले इसको समझ लो फिर तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। माइनस ऑफ जी एम एम बाई टू आर, उसका भी माइनस ले लो तो इट्स जी एम एम बाई टू आर। ये वो एनर्जी है जो आप प्रोवाइड करोगे उसको ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, और ये वो एनर्जी थी जिससे वो बाउंडेड था। थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मैं फोर्स नहीं कह रहा, मैं एनर्जी कह रहा हूँ कि एक बॉडी है, इट्स सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, और उसकी एनर्जी मैं कहता हूँ इट्स माइनस ऑफ 10 जूल। और मैं आपसे कहता हूँ ओके इसको बाहर निकाल दो इसके ऑर्बिट से, तो माइनस ऑफ माइनस 10 जूल देना होगा, दैट्स प्लस 10 जूल, तो वो बाहर निकलेगा। जीरो करनी पड़ती है बाहर निकालने के लिए एनर्जी। यस, तभी फ्री होगा। एक चीज इक्वल और, एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। एक चीज और है, एंगुलर मोमेंटम भी पूछ लेता है वो आपसे, हो सकता है, चांसेस कम होता है। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स मास इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू रेडियस। सो दैट्स अबाउट सैटेलाइट। इतना लिखो, विल डू सम हाइट तो लिख लिया था ना आप लोगों ने? जी। स्क्रीन ठीक करवाना है तो स्क्रीन ठीक कराओगे ना उसकी? ये आपने पहले क्यों नहीं बताया था हमसे एक बार? तो स्क्रीन ठीक करवाओगे मुझे कितना देना? लैपटॉप स्क्रीन जैसे अभी उसको चेक करना, कह रहे ऑन हो गया, आउटपुट आया होगा।
सर ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाली रिलेशन है सर, मतलब इसमें सिर्फ 1/r² वाली वैलिड होती है सर, पर 1/r² तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। नहीं, फिर जहाँ उस पे भी valid- ये उन जगह वैलिड है, वैलिड फॉर 1/r² टाइप फोर्सेस। तो वो सिस्टम जहाँ जो फोर्सेस एक्ट कर रही है ना, वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, वहाँ वैलिड। वो सिस्टम जहाँ 1/r² टाइप फोर्सेस एक्ट करती है ना, वहाँ पर ये सब वैलिड होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट्स 1/r² टाइप फोर्स, तो वहाँ ये रिलेशन वैलिड है। इलेक्ट्रिक फोर्स है 1/r² टाइप फोर्स, वहाँ ये वैलिड सर सिर्फ 1/r² वाली या फिर कोई और भी हो सकती है? है, सिर्फ 1/r²। और अगर कुछ और है तो ये रिलेशन नहीं है। सर ये टोटल एनर्जी में सर आपने बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखा सर? इसी टोटल एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, अच्छा सर। क्योंकि ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से सैटेलाइट प्लैनेट से बाउंडेड है, बाहर नहीं जा रहा ना ऑर्बिट में। वो टोटल एनर्जी जिस एनर्जी से बाउंड है विद द प्लैनेट, वो बाइंडिंग एनर्जी। अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो जितनी एनर्जी से बाउंडेड है उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड करें। तुमने नोट किया सबने? यशिका, मुनीब, नोहा, Yes, sir. क्वेश्चंस देखिए। सर थोड़ा सा रह रहा है। ओके, सर यहाँ के ग्रेविटेशन ओवर हो क्या? बस एक वो कैपलर्स लॉस हट गए इस बार सिलेबस से, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम दूंगा कैपलर्स लॉ आगे से। सर जेई के सिलेबस से या फिर सीबीएसई? सीबीएसई से हटाया, जेई में तो है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने करा ये था कि जो सीबीएसई से हटाया था उसे नहीं डाला था नेक्स्ट में, बट भरोसा नहीं हो, बहुत ज्यादा टफ चीज है नहीं कि हम उसको स्किप करें। कैपलर्स लॉ तो आदमी को पता होना चाहिए। विल डू कैपलर्स लॉ। सो हम कहाँ तक कर चुके थे? क्या आगे? सर थोड़ा लिखना रह गया था। अच्छा, अभी करना है। सर लिख लिया।
रोटेशन, ग्रेविटी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। पहले प्लीज क्वेश्चन लिखना, ऐसा मत करना कि आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन लिखो, टेक योर टाइम, क्वेश्चन लिखिए फिर हम सॉल्व। नहीं तो इजी से क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखना प्लीज, ना बिना क्वेश्चन के मत करना, फिर आप रिवाइज करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। प्रेजेंटेशन खराब हो गई फिर। कुछ आंसर आया किसी का? सर ट्राई कर रही हूँ। लिखने की आदत चली गई, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है। मैं नोट्स ना, जब आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करते हो तो नोट से रिवाइज करते हो। ओके, चलो नोहा का आंसर आया। हालांकि इतना लेंदी है नहीं, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है सर नोहा। आप आपको मैं हूँ कोस्ट या मैनेजमेंट? नहीं, मैं होस्ट हूँ। नोहा का सही है, मुनीब का भी सही है, अनवी का भी सही है। अक्षत, उमर का भी ठीक है। दिव्यांशु, इतना टाइम लगा? सर ए है क्या?
देखिए सुनिए, इजी है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है रूट ओवर gm/r। ठीक है, जब ये क्लोजेस्ट था तो रेडियस r c कह देते हैं। तो आपने ये देखा कि gm तो कांस्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रूट तो नहीं, सॉरी, रूट है क्या? नहीं। नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में रूट आ रहा था क्या? gm/r²। सर था। रूट था ना? यस सर था। ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r+h, और जब सर आप क्लोजेस्ट होस्ट था। मैं होस्ट। दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना जब इक्वेट करेंगे 6 टाइम्स करके। देखो, satellites in elliptical orbit around a planet. It is observed velocity of planet when it is farthest from the planet is 6 times less than that when it is closest to the planet. So when this is closest to the planet, then the escape velocity is this gm/r rc, और जब ये दूर चला जाएगा, farthest का लिख देते हैं, it's root over gm/rf। तो vc और vf का रेशियो, तो इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो गड़बड़ है। सर हमें वेलोसिटी का रेशियो थोड़ी लेना है, हमें तो डिस्टेंस का रेशियो लेना है ना। हाँ, लेकिन इसने आपको जो दिया हुआ है वो तो वेलोसिटी का रेशियो दिया है। तो सर हम वो नहीं कर सकते स्पीड इनटू टाइम करके? क्लोजेस्ट के लिए वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 24 आवर्स लेकर। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ एक काम कर सकते हो। कुछ कंजर्वेशन लॉज के थ्रू ये बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें ना थोड़ा सा कैपलर्स लॉज यूज हो रहा है इसमें। देखो, ये है आपका प्लैनेट, इस प्लैनेट के अराउंड ना ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज सम सैटेलाइट। जब भी सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो दो चीजें कंजर्व रहती हैं, एक एनर्जी कंजर्व रहती है और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये वो पॉइंट है सैटेलाइट का व्हेन इट इज वेरी क्लोज। ये फारदेस्ट पॉइंट है और ये क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। ये आप लिख दो, ये फारदेस्ट है और ये आप लिख दो, ये क्लोजेस्ट है। तो जब ये फारदेस्ट है तो इसे आपने आर एफ लिख दिया, जब ये क्लोजेस्ट है इसे आपने आर सी लिख दिया। angular momentum at farthest point is equal to angular momentum at closest point। तो जब angular momentum होता है mvr, it's mass, velocity when it is at the farthest point, radius when it is at the farthest point, mvr होता है। ऐसे mass of satellite, velocity when it is at the closest point, radius when it is at the closest point। ये सेम कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा उससे रेडियस का रेशियो इनवर्स है। वेलोसिटीज का रेशियो देखो फाइनल पॉइंट पर जो भी है 6 टाइम्स लेस देन दैट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट पॉइंट। तो आप लिख सकते हो 6 टाइम्स कम है ना, तो v फाइनल को लिख सकते हैं आप vc डिवाइडेड बाय 6 vc, और ये आ जाएगा rc ओवर r 1:6। अब यहाँ पर ना कुछ इश्यूज उठेंगे जो उठने चाहिए, लाइक आपको ये होगा कि ये रूट ओवर gm/r से क्यों नहीं आएगा। ये छोटी सी चीज से याद रखिएगा, रूट ओवर gm/r से जब आप डिराइव करते हैं तो आप ये अज्यूम करते हैं कि जो ऑर्बिट है दैट्स परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट, कि फारदेस्ट और क्लोजेस्ट दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। बट अगर ये फारदेस्ट और क्लोजेस्ट दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग आ जाए तो वो रूट ओवर gm/r आप यूज नहीं करोगे। आप या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो या आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करो। ये बेसिकली कैपलर लॉ कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, एंड एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली mvr। इतना लिखिए फिर एक और
सर ये जो आपने स्टेप्स करे एक और बार बता दीजिए। देखिए ये सैटेलाइट इट्स इवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट बहुत क्लोज है प्लैनेट के, ये बहुत दूर है, इसे कहते हैं फारदेस्ट पॉइंट। ये घूमते घूमते क्लोज आ गया, ये क्लोजेस्ट पॉइंट। सो व्हेन द सैटेलाइट इज इवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो मैंने यहाँ और यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया। एंगुलर मोमेंटम होता है मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी इनटू रेडियस ऑफ द पाथ। तो फाइनल फारदेस्ट और क्लोजेस्ट पॉइंट पर ये दोनों सेम। इतना है आपको? यस सर। अब जस्ट वैल्यूज रख दी, v फाइनल बाय v फारदेस्ट बाय v क्लोजेस्ट इज rc बाय rf। वो खुद कह रहा है कि क्लोजेस्ट फारदेस्ट पॉइंट पर क्लोजेस्ट के कंपेरेबल 1/6 है, तो vc vf को लिख दिया vc बाय 6 और कैंसिल हो गया। लिखिए तो अक्षत क्लियर है ये? यस सर। मैं पता एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं आ रहा इसका आंसर। आप में से ज्यादातर लोग कहोगे कि ये तो कुछ 36 कुछ आ रहा है। सर मेरा तो GM/R से आ गया। रूट ओवर GM बाय होता है, वहां से लोगे तो 36 आना शुरू होता सर मेरा पहले उतना ही आया था। है, लेकिन सरप्राइजिंगली सबका सही आ रहा है। होता नहीं है ऐसा यूजुअली में, जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं तो गलती करते हैं रूट ओवर GM बाय। सर मैंने सर आज मैंने पूरा नीट सॉल्व नहीं किया था, मुझे लगा 1/6 होगा। मैंने मुझे 1/6 से आपने हाँ बोल दिया। हाँ उन्हीं क्या करो। सर मैंने आज नीट के क्वेश्चन कर रहा था सर, उसमें ये एक डिस्टेंस के रेशियो का ऐसा ही क्वेश्चन था। तो फिर उसमें मतलब उन्होंने ऐसे करा हुआ था, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो फिर स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v1 अपॉन d1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन d2। तो सर मैंने भी अभी वैसे ही किया। चलिए वहाँ कुछ उसने सिंप्लीफिकेशन दी होगी जो आप यूज कर पा रहे हैं एप्लीकेशन, या तो वेलोसिटी चेंज होगी, सेपरेशन चेंज होगा। थोड़ा सा नीचे कर दिया। देखो मैं नीट के क्वेश्चंस तुम लोगों को नहीं कराता, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी बात की वो नीट कर रहा है ना। नीट एटलीस्ट आप खुद किया करो, देयर इजी क्वेश्चंस, मतलब इसके कंपैरेबल बहुत इजी होता है। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं नीट में, बट उतना डेप्थ में नहीं जाता जितना डेप्थ में जेई में जाता है। ओके सो आई विल स्टॉप हियर, आज तो मैं यहीं छोड़ता हूँ। वेडनेसडे भी मुझे लग रहा है मेरी 7:30 पे आज क्लास है ना? मैं इन्फॉर्म करा दूंगा आपको, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये ना मेरी वेडनेसडे वाली क्लास का भी थोड़ा सा टाइम इसके क्वेश्चंस पे जाएगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत है सारे। चलिए इसको आज यहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे। चलो ओके।